Purchasing power parity. Purchasing power parity theory of exchange प्रणाम सर। exchange rate determination. Purchasing power parity theory of exchange determination. Purchasing power parity theory of exchange rate determination. सुनीता जी सर। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। पीपीपी थ्योरी बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। इस थ्योरी को देने वाले इकोनॉमी का नाम है गस्टव कैसल। Gustav Cassel developed PPP theory. Gustav Cassel developed PPP theory, purchasing power parity theory. क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति क्रय शक्ति समता क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहता है कि R1 का नाम है करेक्टेड एक्सचेंज रेट। करेक्टेड एक्सचेंज रेट
R0 का नाम है बेस ईयर एक्सचेंज रेट। करेक्टेड एक्सचेंज रेट, करेक्टेड एक्सचेंज रेट और आज जो हो गया बेस ईयर एक्सचेंज रेट। R1 बराबर होता है R0 इंटू P1 बाई P0, P1 बाई P0। ये हो गया इंडिया का। ये हो गया यूएसए का। 1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष। 1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष और 0 का अर्थ होता है आधार वर्ष। म्यूट है सर। क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। Purchasing power parity theory of exchange rate determination. Gustav Cassel developed purchasing power parity theory. क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है कैसल महोदय ने दिया है। R1 का मतलब हो गया करेक्टेड एक्सचेंज रेट और R0 का मतलब हो गया बेस ईयर एक्सचेंज रेट। फॉर्मूला इसका है R1 इज इक्वल टू R0 इंटू P1 बाई P0 बाई P1 बाई P0। एक इंडिया का है अनुपात और एक है यूएसए का अनुपात। P का मतलब हो गया मूल्य सूचकांक। P का मतलब हो गया
मूल्य सूचकांक मूल्य सूचकांक। अब मान लीजिए कि बेस ईयर है 'करंट ईयर है। इंडिया का बेस ईयर है 119, करंट ईयर है 2020। बेस ईयर है 100, प्राइस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स USA R0 और R1। अब मान लीजिए कि R0 हम लोग 19 में 19 से मान लीजिए 60 रुपया।
60 रुपया बराबर है 2019 में कितना था एक्सचेंज रेट हम लोग का इंडिया का? सत्तर के आसपास होगा, चाहे 72। अभी कंफर्म कितना तो है? अभी कितना है? 73 74 हो, पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए काल्पनिक है, 70, हाँ। ये काल्पनिक है कि $1 जो है $1 $1 ₹70 के बराबर था। अब हम लोग को R1 निकालना है। R1 का मतलब हो गया करंट ईयर एक्सचेंज रेट। तो R1 बराबर हो जाएगा 70 गुने, इंडिया वाला ऊपर रहेगा 300/100, अमेरिका वाला नीचे रहेगा 200/100। हल करने पर कितना हो जाएगा? 70 इंटू 3/2। ये उलट जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, और 300 200 है तो डबल जीरो, दोनों जीरो हट जाएगा तो बच जाएगा 3/2। 105। 35 गुना 3 105। 105। इस आंकड़े से रेट बढ़ के हो गया R1 जो है, रेट जो है हो गया, पुराना रेट मालूम हो गया था हम लोग को, तो अब हो गया 105 बराबर $1। इसी को कहा जाएगा करंट ईयर एक्सचेंज रेट। यही है करेक्टेड एक्सचेंज रेट। पिछला आंकड़ा आपको मिलेगा करेक्टेड एक्सचेंज रेट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का मतलब हुआ कि इसमें भी बहुत सारा गुड्स है और इसमें भी बहुत सारा गुड्स है, दोनों का गुड्स एक मान है। इसके लिए हमको $1 देना है
इसके लिए हमको देना पड़ेगा अब 105, जबकि पहले इतना ही सामान था और हमारा जो रेट था वो पहले वाला में था ये 70 बराबर हो रहा था $1 का। तो कहता है गुड्स का बंडल बना लीजिए, गुड्स का बंडल बना लीजिए। मान लीजिए बंडल में ए है, बी है, सी है, तो इसमें भी रहेगा ए बी सी। गुड्स सेम है, बंडल सेम है, लेकिन रेट जो है अब आपका 105 बराबर हो गया $1। पहले वाला में था 70 बराबर था $1, 70 बराबर था $1, अब 105 बराबर $1। तो कहता है कि परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर ऑफ ₹105 जो है अब बराबर हो गया परचेजिंग पावर ऑफ ₹105 बराबर हो गया परचेजिंग पावर ऑफ ₹105 बराबर परचेजिंग पावर ऑफ $1 ऑफ $1। बराबर हो गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। कंडीशन। अब मान लीजिए ये पहले वाला था आपका केस 2। केस 2 में देखिए R0 है 60 रुपीज, ₹60 is equal to $1।
और अब जो है R1 निकालने के लिए जो हम लोग आंकड़ा मिला 60 रुपीज इंटू 200 by 100, 300 by 100। यूएसए में इन्फ्लेशन ज्यादा है और इंडिया का इन्फ्लेशन उसके तुलना में कम है, तो आंकड़ा 1969 में 2020 में क्या होगा, ये जो है हम लोग को पता करना है। ये है आपको 2019 का कंडीशन। अब 2020 में कितना निकलेगा, कैलकुलेट कीजिए आप लोग, खुद कैलकुलेट कीजिए। सुनीता निकालो कितना होगा। उदेश 40 होगा सर। 40 होगा। 40। 2/3 कितना होगा? 40। 40। 2/3 होगी ना? जी सर। यस। उलट गया तो नीचे आ गया। 3 और 60 20। 120 हुआ। 120 को 3 से डिवाइड करें कितना होगा? 40। 40 होगा, 40 होगा। 40 इक्वल टू 40 इक्वल टू $1। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में परचेजिंग पावर को प्रभावित करता है इन्फ्लेशन। जिस कंट्री में इन्फ्लेशन होगा उस कंट्री का एक्सचेंज रेट जो है डिप्रिसिएट करेगा ज्यादा। पिछले बार में हमारा एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट करके 105 हो गया था, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का इंडेक्स था प्राइस इंडेक्स था, उधर था 300 इधर था 200। अब ठीक उल्टा हो गया केस 2 में उल्टा हो गया। तो इससे प्रभावित होता है, इससे साबित होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में विदेशी मुद्रा से परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी करेंगे तो इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ेगा। परचेजिंग पावर ऑफ ₹40 is equal to purchasing
purchasing power of 40 rupees is equal to purchasing power of 1. सर What purchasing power of $1. सर इंडेक्स उलट गया सर, ये यहाँ पे 100 लिए हैं इंडेक्स, फिर ये 300। इंडिया का इंडेक्स उलट कैसे गया? इंडिया का उल्टा नहीं ना है, इंडेक्स बढ़ता घटता है। पहले केस में एक एग्जाम्पल दिए काल्पनिक कि 100 से बढ़ के 300 हो गया था, और अमेरिका का 100 से बढ़ के 200 हो गया था। तो उस रेट पर केस 1 में हम लोगों का एक्सचेंज रेट जो था वो पलट करके हो गया जी 105 हो गया। 60 से बढ़ के कितना हो गया? 105। कारण क्या था कि हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा था, अमेरिका में भी था लेकिन हम लोग से कम था, तो प्रभाव हम लोग के करेंसी पर ज्यादा पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ा लेकिन 200 हुआ। अभी सबसे ज्यादा आदमी कोविड-19 से कहाँ मर रहा है? वो तो यूएसए में मरा है सर सबसे ज्यादा। तो इंडेक्स नंबर उसी समझ लीजिए कि हम लोगों का है 200 और उसका है 300। तो जिस देश का नंबर जितना होगा उतना डालिए और यहाँ हम लोग का एग्जाम्पल जो है वो पढ़ने के लिए काल्पनिक एग्जाम्पल लिए हैं। एक्चुअल एग्जाम्पल भी आंकड़ा देगा तो ऐसे ही आंकड़ा देगा, और आप इसी फॉर्मूला पर निकालिएगा कि जो करंट प्राइस इन्फ्लेशन जो होगा, जिसको इन्फ्लेशन को कहते हैं, कैसे नापते हैं? इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर होता है, जो इंडेक्स नंबर पढ़ावेंगे उसमें डिटेल जानिएगा। इंडेक्स नंबर जो है लास्ट पेयर का होता है, पास का होता है और फिशर का होता है। फिशर का इंडेक्स नंबर जो होता है वो लास्ट पेयर पास दोनों का ज्योमेट्रिक मीन को कहा जाता है। इसका मतलब फिशर का इंडेक्स नंबर सबसे अच्छा माना जाता है। ये काल्पनिक इंडेक्स है सर, इंडिया का मान लिया इन्फ्लेशन कम। काल्पनिक उदाहरण से न दिया जाएगा, जी जी जी, काल्पनिक उदाहरण से ही दिया जाएगा और आंकड़ा को सिंपल रखा जाएगा कि बन जाए। ये 7,535 दे दे, 6,332 दे दे, गुना करते रह जाए। वो भी एक तरीका होता है कि एगो दे दिया बोर्ड पर, दिन भर बनाते रह गया बच्चा। आपको सीखना है कि कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको चाहिए पिछले वर्ष का आधार वर्ष का हमारा क्या है एक्सचेंज रेट, वो बता दीजिए, और वर्तमान वर्ष में इन्फ्लेशन का रेट बताइए, दोनों का इंडेक्स नंबर क्या है। केस 1 में आपको हम बताए कि आधार वर्ष में हमारा रेट था 60 रुपया बराबर $1, और वर्तमान वर्ष से हमारा मुद्रास्फीति का दर जो है 100 से बढ़ के हो गया 300 पिछले केस में। अमेरिका का 100 से बढ़ के हो गया 200। तो उस पर हम लोग सॉल्व करके देख लिए। अब केस 2 में लिए कि इंडिया का हम कम बढ़ाए, अमेरिका का ज्यादा बढ़ा दिए। पिछले में इंडिया का ज्यादा बढ़ाए, अमेरिका का कम बढ़ाए। दूसरे केस में क्या किए, अमेरिका का बढ़ा दिया, अमेरिका का और इंडिया का कम बढ़ाए। तो देखे कि रेट पर असर क्या हो गया कि 60 रुपया बराबर $1 जो है अब अप्रिसिएट करके 40 रुपया होना मतलब क्या हो गया, अप्रिसिएट कर गया। $1 के लिए हम अब 40 ही देंगे आपको। ये सिचुएशन भारत के लिए बहुत ही सुखदायी हो गया। पहले वो $1 में हमारा 60 खींच लेता था, हम लोग का जो केस 1 में है उसमें तो और है 105 हो गया, 105 रुपया खींच लेगा। तो इसको कहा जाता है कि विनिमय दर में ह्रास। हमारा विनिमय दर में ह्रास, आज के जमाने में भी विनिमय दर में ह्रास हो रहा है। हर रोज देखिएगा 70, 72, 71, 77, 71, 72, जम करके 73, फिर 72,
ऐसे होता है एवरी डे। अखबार में देखिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स में या किसी टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक्सचेंज रेट का डेली, पेट्रोल का रेट डेली, सोना का रेट देता है। जी सर। सोना का रेट, चांदी का रेट, पेट्रोल का रेट, मुद्रास्फीति का दर, ये रोज दिखलाता है, क्योंकि रोज पेमेंट। तो इसलिए कहीं भी आप जब फॉरेन करेंसी का बात कीजिएगा तो इसी फार्मूला पर वो आपको जिस समय मांगिएगा उस समय के रेट पर निकाल के आपको दे देगा। समझे महेंद्र? जी 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 समझ गए सर। अब तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं जो एकदम आसान है। तीसरा केस जो है एकदम आसान है। क्या है इसमें? तीसरा केस में हम लोग देंगे कि R1 हमको निकालना है और R0 हमको मालूम हो गया कितना। हमको मालूम है कि 60 रुपया, 60 रुपया बराबर है $1। ये हम लोग आ गए केस 3। अब केस 3 में आपको R1 पता करना है और ये 60 है। अब इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन जो है आधार वर्ष वर्तमान वर्ष दोनों का समान है। आधार वर्ष वर्तमान वर्ष दोनों का समान है। मतलब कि ये जो है ये करेंट ईयर और ये है बेस ईयर। अब ये काल्पनिक उदाहरण है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाइना में कोविड से मरने का संख्या किसी दिन 1 रहता है, किसी दिन नील भी जाता है। जहां से शुरू हुआ वहां ये कंडीशन, हम लोग के यहाँ हजारों लाख को पहुंचा दिया। तो ये भारत के लिए है, मान लीजिए USA के लिए आइए, तो इसका भी ये वर्तमान वर्ष है और ये आधार वर्ष है। वर्तमान वर्ष, आधार वर्ष। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का 60 जाएगा। 60 का बजाय बढ़ने के बजाय ज्यों का त्यों रह जाएगा। जो ऊपर में था वही नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो देशों में मुद्रास्फीति का सूचकांक एक समान परिवर्तित हो गया हो तो विनिमय दर अपरिवर्तित रह जाएगा। किसी किसी दिन रेट नहीं बढ़ा, किसी किसी दिन देखिएगा अखबार में रेट काले वाला रेट आज भी है। इसका मतलब हो गया कि इंडेक्स नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अनुसार विनिमय दर ज्यों का त्यों रह जाएगा। इस प्रकार गस्टव कैसल कहते हैं कि R0 जो है हमको मालूम रहना चाहिए, तभी हम R1 निकाल सकेंगे। साथ साथ हमको मालूम रहना चाहिए P0 और P1 एक देश का, P0 और P1 दूसरे देश का। ये मान लीजिए ये भारत है तो ये USA है। भारत USA दोनों का हमको मालूम हो जाएगा आंकड़ा, तो हम एक्सचेंज रेट निकाल ले सकते हैं। तो हम लोग पीछे के एग्जाम्पल में
केस 2 देखे, यहाँ केस 3 देखे, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परचेजिंग पावर पैरिटी जो का त्यों रह जाएगा, 60 रुपया बराबर $1 रहेगा, क्योंकि दोनों देश का इन्फ्लेशन रेट में कोई परिवर्तन नहीं है। जो बेस ईयर है वही वर्तमान ईयर इंडिया में, जो बेस ईयर है वर्तमान वर्ष यूएसए में, तो 60 का 60 ही रह जाएगा। केस 1, केस 2, केस 3 समझे कि नहीं? जी जी समझ गए सर। महेंद्र समझ में आया? जी समझ गए सर, समझ गए। इसमें हम लोग काल्पनिक ले रहे हैं, तो पहले वाला काल्पनिक में था 100 से 300 किए, अमेरिका का 100 से 200 किए, जो आंकड़ा आया हम लोग लिख लिए। केस 2 में अब अमेरिका का 100 से 300 किए, इंडिया का 100 से 200 किए, आंकड़ा पलट गया। जी। और तीसरा केस में क्या किए कि 100 का 21 रहने दी, इंडिया का अमेरिका का भी 100 का 100 रहने दी। तो परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन के बीच में संबंध है। परचेजिंग पावर जो है घट जाता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। करेंसी का जो एप्रिसिएशन होता है और डेप्रिसिएशन होता है, तो 60 रुपया बढ़ के 105 रुपया हो गया भारत के लिए, तो भारत के लिए दुखद है, इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये हमारे लिए एक तरह से हम लोग के ऊपर चोट पहुंच गया कि जिस चीज को हम लोग 60 रुपया में देते थे, अब वही चीज हम लोगों से वो $1 देता था, अब हम लोग को जो $1 देगा कहेगा कि 105 रुपए का सामान, इसलिए हम लोग लूजर हो जाएंगे। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन होने से कंट्री लूजर हो जाता है। इसलिए चाहता है कंट्री कि एक्सचेंज स्टेबिलिटी रहे, विनिमय दर स्थिरता रहे। उद्देश्य समझ गए? यस सर। अब इसी को हम लोग चित्र में देखेंगे। अब इसी चीज को चित्र में हम लोग दिखाएंगे कि ये जो है ऐसे 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 ऐसे, ये 2 बाउंड्री लाइन ऊपर नीचे है। हम लोग सब जानते हैं कि इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और इस दोनों के बीच में ये है, इसको कहेंगे मूविंग पैरिटी। मूविंग पैरिटी, मूविंग पैरिटी हो गया। अब कहता है कि ये डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर डॉलर। ये क्या है? डिमांड फॉर डॉलर। ये क्या है? ईसाई डॉलर। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का 105 रुपया भी हो गया $1 का रेट। जबकि शुरू में एक जगह हुआ था 60 रुपया। 60 रुपया बराबर $1 था।
$1 हो गया 40 रुपये। तो इसका मतलब हो गया डिप्रिसिएट करने पर ऊपर भाग गया और अप्रिसिएट करने पर नीचे आया। और ये हो जाएगा आपको डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर। इसको कहा जाता है मूविंग पैरिटी। मूविंग पैरिटी मूविंग पैरिटी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको पैरिटी जो है वो एक समान पैरिटी बराबर नहीं रहेगा, तो ओरिएंटल हो जाएगा। हर साल 100 ऐसा असंभव है। वो एक किनारा आपको बताया गया कि दोनों का 100 जो है कभी हो नहीं सकता है। एक दिन के लिए ऐसा हो जा सकता है, लेकिन साल भर का खिंचाएगा तो ऐसा नहीं रहेगा। तो इसलिए कहता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो परचेजिंग पावर मूविंग पैरिटी होता है, कांस्टेंट रहता है। परचेजिंग पावर मूविंग पैरिटी, परचेजिंग पावर मूविंग पैरिटी होता है। इसलिए कभी भी देखिएगा कि एक्सचेंज रेट जो है आपका एक समान नहीं रहेगा। इसलिए हर देश में एक्सचेंज रेट जो है एवरी डे उसको देखता है और उसके अनुसार वो काम करता है। कोई भी शेयर बाजार खुलता है, बंद होता है, तो उसी तरह से विदेश में देखिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इस समय जाइएगा, पोलैंड, जर्मनी, तो सब जगह में जिस तरह से पान यहाँ है, सिगरेट बिकता है, पान बिकता है दुकान में, उस तरह वहां भी दुकान में सिगरेट बिकता है। साथ ही साथ एक दुकान होता है जो फॉरेन एक्सचेंज शॉप होता है। उस दुकान में बड़ा सा एक बोर्ड लगा रहेगा और हर देश का हर समय उस पर रेट नजर आएगा। जिस समय आप उसको डॉलर दीजिएगा, उस समय आपसे पूछेगा कि कौन करेंसी चाहिए, तो जो करेंसी का होगा बोर्ड पर नाम, जितना अमाउंट बोलेगा तो निकाल के आपको दे देगा। तो हम गए थे, तो हम तो यूरो खरीद के ले गए थे, लेकिन पोलैंड में जलोटी चलता है, तो वहाँ लोकल में डाले तो यूरो लेके जलोटी दे दिया, लोकल काम करे। जब जर्मनी में गए तो यूरो दिए, तो वहाँ हमको मार्क दे दिया और उससे लोकल मार्केट में आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, फिर आप बदल भी सकते हैं वहाँ।
कोई दूसरा सामान लेने बच गया तो वो आपको लौटा देगा। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में करेंसी यूरो करेंसी है, कहीं भी चले जाए यूरो लेकर वहां का करेंसी आपको मिल जाएगा, आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता और घटता है, इसका मुख्य कारण है मुद्रा का क्रय शक्ति, मुद्रा का मूल शक्ति। रुपया का मूल शक्ति, डॉलर का मूल शक्ति अपना है, बाजार में आयात निर्यात होता है, दोनों के मूल शक्ति में उतार चढ़ाव होता है। तो उतार चढ़ाव होने से जो रेट फिक्स होता है उसी रेट पर वो बाजार में ट्रांजैक्शन करता है। ये रेट जो है पॉइंट ऑफ टाइम पर है, जिस समय भी आप देखिएगा रेट ठीक उसी समय का रियल टाइम में आपको चेंज करेगा, रियल टाइम रेट है। मतलब हर मिनट सर चेंज हो रहा है, इसका और मतलब में ये। चेंज, अरे जैसे दुकान में खड़ा है आप, हाँ जी जी, पैसा दे दिए तो जिस समय दीजिएगा वही उस रेट समय वो नोट देख लेगा। अब लेके बतिया रहे हैं ऐसे वैसे, आप अपना काम का बातें नहीं कर रहे हैं, तब तक रेट बदल गया तो हो सकता है आप लूजर हो जाएगी, हाँ जी जी, हो सकता है, है बढ़ ना। जाए, बढ़ जाए तब तक। शादी भी या ठीक करने जा रहा है, असली बातें नहीं बोलेगा, इधर इधर घुमाते रहेगा दिन भर, टाइम आ जाएगा, असली बात बोलेगा नहीं कि कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो यहाँ एकदम आपको टनाक से बोलना है कि भाई आई वांट चेंज, हाउ मच, इतना, व्हिच मनी, दिस मनी, तुरंत वहां देखेगा, तुरंत नोट करेगा और कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम होता है परचेजिंग पावर मूविंग पैरिटी। लेकिन जिस समय भी आप लीजिएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम में आपको एक ही पैरिटी करा देगा जिस पर आपका चेंज एक्सचेंज हो गया। फिर कल हो के आइएगा तो फिर आपका रेट बदल जाएगा, हो सकता है आप गेनर हो जाइए, हो सकता है आप लूजर हो जाइए। क्षण क्षण का रहता है एकदम, एक एक मिनट का, एक एक मिनट में करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन जो व्यक्ति करता है तो उसके लिए बहुत मायने रखता है। जी अब जी, गरीब आदमी है, उसके पास डॉलर कम है तो कितना उसको अंतर पड़ेगा, लेकिन जो जाता है विदेश तो जाने के लिए आपको 1 लाख रुपया निकाल के दीजिएगा तो $2000 देगा। तो रुपया तो एकदम मामूली है, आपका इंडिया का चला गया, और उसका जो करेंसी लिए हुए है वो 2000 है। तो रेट इतना हाई है उसका कि हमारा बहुत ज्यादा रुपया चला जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति देखिएगा विदेश यात्रा बराबर बिजनेसमैन ही करता है। आम आदमी जो है विदेश यात्रा एक बार कर लिया जीवन में, 2 बार कर लिया, तो बहुत धनवान है तो हर साल घूमने जाता है। ये तो भगवान से समानता कर दी है कि ऐसा बीमारी ला दी है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। जी गरीब भी अपना घरे बंद है, अमीर भी घर में बंद है। बहुत कम अब ट्राई कर रहा है बाहर निकलने का, हवाई जहाज चलना बंद है, मुख्य स्रोत हवाई जहाज का ही है। हवाई जहाज बंद रहेगा तो आपका ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, तो जो पर्याप्त आवागमन के साधन बंद है। साधन बंद है। तो सबसे बड़ा मार जो है टूरिज्म पर पड़ा है, टूरिज्म पर, ट्रेड पर, इस सब पर बहुत मार पड़ा है। तो सर मूविंग पर इसमें डिमांड शिफ्ट भी हो सकता है ना, क्या, डिमांड कर शिफ्ट भी हो सकता है। अरे अभी महेंद्र जी मतलब को समझा रहे हैं तुम शिफ्ट कराने के फेर में, महेंद्र जी हाँ बोलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी समझ गए सर। प्लेट बदलेंगे तो फिर प्लेट वापस थोड़ी आएगा। तो इसलिए शिफ्ट होने का बाद जो है होगा ही, मांग ऐसा चीज है जो कभी स्थिर नहीं रहता है। रुचि, फैशन, आय, कोई जी ना कोई इसको हिला दे। जी, अभी कोविड हिलाए हुआ है, न तो ऐसा कभी हुआ है कि हवाई जहाज बंद हो जाए, वार के समय में ऐसा होता था। जब इंटरनेशनल बाउंड्री से नहीं जाने देता है वो। वार हो गया तो सब जहाज वहाज छिपा के रखता है, अब देखने वाला तो ऊपर से देख के जहाँ हवाई जहाज वहीं पर बम गिरावेगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल केस में 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस समय उतना हवाई जहाज नहीं था, पानी वाला जहाज से काम होता था, हवाई जहाज बहुत कम था। अभी हाल के वर्षों में
हवाई जहाज तो इतना बढ़ गया कि पटना के हवाई जहाज में चढ़ने पर एहसास होता था कि पटना के बस में चढ़े हुए भीड़ इतनी ज्यादा। एकदम उसमें जो क्वालिटी ऑफ जो पैसेंजर है वो ठीक वैसे ही है। हर तरह का मोहल्ला में हर तरह का लोग होता है, पान वाला, बीड़ी वाला, खैनी वाला, तो उसी तरह से उसमें भी लगता था कि मोहल्ला का पूरा हर आदमी ही बैठा हुआ है। खूब सेल्फी लेगा, फोटो खींचेगा, और नेचुरली उसमें किसी का फोटो खींचेगा तो आगे पीछे सबका खींचा जाता है। तो इलीगल है कि कोई आदमी बैठा हुआ है अपना दोस्त का फोटो खींच रहा है और पीछे से सब मर्द औरत का आप खींच लिए फोटो, तो ये सब प्रोहिबिटेड है। खूब ऊपर नीचे फोटो लेगा, उतरते समय लेगा, मोबाइले हाथ में लिए हुआ है, तो ये सब पहचान होता है कि पहली बार है या बहुत कम चढ़े हुआ है। सबके साथ है, हम लोग भी पहले बार चढ़े थे तो हवाई जहाज का फोटो ले लिए कि भगवान है ही उड़ा के ले जाएगा। और वही उतरते रहते तो खींचते रहता है, तो हमको आपत्ति नहीं होती है, ताकि हम भी जब कभी खींचते थे तो साथ वाला आदमी कहता चलिए साहब हो गया, कितना फोटो खींचिएगा। तो हर आदमी की प्रवृत्ति है। और अब तो है कि एक भी फोटो नहीं खींचते, चढ़े उतरे चढ़े कहीं भी एक तस्वीर नहीं खींचते। तो वो चरम स्थिति हो गया कि इतना बार ना दिल्ली हम आए गए कि पूरा हमारा लाइफ टाइम का जितना हवाई जहाज चढ़ने का था शौक वो सब पूरा हो गया। तो इसलिए कहता है कि यहाँ तक हम लोग समझ गए, अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्ट्रेट लाइन भी आप दे सकते हैं। देखिए डॉलर का सप्लाई है, डॉलर सप्लाई है। डॉलर डिमांड है। अब पहले का एग्जाम्पल था वो था 60 रुपया, दूसरा था 105 रुपया, तीसरा था 40 रुपया। तो देखिए
ई पोजीशन है, ये एफ पोजीशन है, ये जी पोजीशन है। डॉलर सप्लाई एंड डिमांड, डॉलर सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ क्या है, यहाँ डिमांड फॉर डॉलर, डिमांड फॉर डॉलर कांस्टेंट, डिमांड फॉर डॉलर कांस्टेंट। सप्लाई ऑफ डॉलर जो है ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज। ये जो नीचे घसकेगा तो इंक्रीज कहलाएगा, ऊपर घसकेगा तो डिक्रीज कहलाएगा। बराबर याद रखिए, अपवर्ड स्लोपिंग रेखा ऊपर खिसकेगी तो डिक्रीज कहलाएगा, नीचे खिसकेगी तो इंक्रीज कहलाएगा। तो हम लोगों का जो डॉलर का 60 से बढ़ करके 40 हो गया, 60 से घट करके 105 हो गया। देखने में बड़ा लग रहा है, 60 से 105 देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन में इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। 60 से 40 कम लग रहा है, लेकिन एक्सचेंज रेट में इसको एप्रिसिएशन कहेंगे। तो इंक्रीज हो गया, 60 से 40 होना इंक्रीज हो गया। अब बहुत के समझे में नहीं आएगा कि क्या बतिया रहे हैं, 60 से 40 इंक्रीज कैसे हो गया। अरे पहले 60 देते थे तो $1 मिलता था, अब 40 देने पर $1 मिल जा रहा है। तो इंक्रीज हो गया ना जी, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है डिक्रीज। 60 से 40 कम है, 60 से 40 कम, उसके बगल में इक्वल टू $1 लिखा हुआ है। तो $1 का सापेक्ष में मतलब हुआ कि 60 रुपया का सामान आप देते थे, वो $1 देता था। और अब जो है वो $1 देता है, तो आप 40 रुपया का सामान दीजिएगा, $20 आपका 20 इकाई जो है कम हो गया, उसको उसके लिए अधिक पैसा देना पड़ेगा, अधिक डॉलर प्राप्त करेगा। उस तरह यहाँ देखिए 105 है, 60, $1 में 60 मिलता था, अब $1 में 105 मिल रहा है, 105 के बराबर मिल रहा है, जो भी वस्तु सेवा जो भी ले रहे हैं। तो कहता है कि सप्लाई क्यों बढ़ गया। सुनीता, जी सर। सप्लाई बढ़ने के कारण है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सरकार लिबरलाइज कर दी, सारे कानून में छूट कर दी, कोई भी विदेश से कोई भी सामान मंगा सकता, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो लिबरलाइजेशन के कारण, प्राइवेटाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण सप्लाई ऑफ डॉलर पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है और डॉलर प्राप्त करना आसान हो गया है। डॉलर जो है घट गया
एस डैश इसको कहेंगे, यहाँ बढ़ गया तो एस से डबल एस का, एस से डबल एस हो गया, तो एस से घट के एस डैश हो गया। तो लिख लीजिए कि डॉलर का सप्लाई परिवर्तित हो रहा है, लेकिन डॉलर का डिमांड ज्यों का त्यों है। इसके बावजूद भी विनिमय दर में उतार चढ़ाव होगा, विनिमय दर में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होगा, और इसका कारण जो है सप्लाई ऑफ डॉलर में परिवर्तन होगा, न कि डिमांड फॉर डॉलर। डिमांड फॉर डॉलर कांस्टेंट है, और सप्लाई ऑफ डॉलर supply of dollar changing, supply of dollar changing. तो इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, fluctuation in exchange rate. Demand for dollar, supply of dollar, demand for dollar constant, supply of dollar changes, fluctuation in exchange rate. सप्लाई ऑफ डॉलर जब बढ़ता है तो डॉलर सप्लाई रेखा नीचे दाएं खिसकती है। सप्लाई ऑफ डॉलर जब बढ़ता है तो सप्लाई रेखा बाईं ओर ऊपर खिसकती है। मांग की रेखा ज्यों की त्यों है। समझ में आया बबली? सुनीता जी सर आया। समझ गई? जी जी। सप्लाई कर परिवर्तित हो गया है क्योंकि देश में उदारीकरण आ गया है, निजीकरण किया जा रहा है, वैश्वीकरण किया जा रहा है, बहुत सारे कानून को परिवर्तित किया गया है और विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात बढ़ना शुरू हो गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, ऋण आसानी से विदेश से मिल रहा है, एफडीआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो दे रहा है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे हमारे यहाँ डॉलर की सप्लाई में परिवर्तन होता है। मोतीलाल स्पष्ट हो रहा है? जी सर। तो सर वो लोग तो रिटर्न फिर अपना लेके जाता ही है ना ज्यादा से ज्यादा, और ये तो रेट तो रिटर्न लेके जाता है, वो इशू यहाँ नहीं है। हम लोग कंसंट्रेट एक बात पर कर रहे हैं कि सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा। रिटर्न आपको मालूम नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 18 को घोड़ा पर आया था, 300 साल तक पेड़ के रख दिया। पढ़े है कि नहीं पढ़े है? हाँ। तब तो ये बात क्या कर रहे हो? कोई भी आ रहा है तो कोई हम लोगों का हितैषी हो क्या रहा है, उसके दिमाग में कुछ है चल रहा है, ऊपर से देख रहा है इंडिया इंडिया, भीतर में क्या सोच रहा है वो विदेशी से पूछिए, वही जानता है। तो वही जानता है। कोका कोला जैसा देश देखिए धरे हुआ हम लोग को। रामदेव बाबा बतियाते हैं कि पानी का घूंट जो है धीरे धीरे पीजिए और मुंह में गरम घुमाइए, गरम 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 पीजिए। कहता है कि पानी
मुंह में डालिए, थोड़ा देर रखिए, और जब गर्म हो जाए तब घोटिए। एगो प्रचार देखते हैं कि कोई एगो गुब्बारा पर और उसके पॉकेट में वो लाफिंग गम है और प्लस कोका कोला है, कि कोई थम्स अप है। एगो हीरो है कूद फान के आकाश से कूद के और उसको छीनता है, तो सोचा कि उसका मूर्ति छीनने के लिए, कहता मूर्ति रख लो, और कोका कोला ये थम्स अप का बोतल हम देते, सब गट हम गट सब गट दे दो। गट 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 कहता है गट गट पीजिए नहीं, गट पीता है। हम तो ये कंट्राडिक्टरी लगता है कि स्वास्थ्य के दृष्टि से घटना नहीं है, तो उस तरह के प्रचार को बैन कीजिए। सीखते हैं कि गट गट पीने से कैंसर हो जाता है, लिखिए नीचे प्रचार में देखा है कि सिगरेट हानिकारक है। हाँ, और लिखता है इंजूरियस कि कर्क रोग हो जाता है, कर्क रोग हो जाता है। कर्क रोग जो है इतना भारी टर्म है कि कुछ बहुत लिखिए कैंसर हो जाता तो समझ जाएगा तू। कर्क रोग, सही में सर, कर्क रोग लिखता है तो बहुत लोग प्रचार- समझता ही नहीं है। अरे नहीं, एकदम ठंडा चिल्ड बोतल को पी जो है कोका कोला या थम्स अप का बहुत अच्छा माना जाता है प्रचार में। गट 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 पीता है, कोई जो है उसका बूंद दिखाता है, तो कोई कुछ दिखाता है, कोई कूद जाता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, तो ये सब दिखा रहे हो तुम, और जो करवा रहे हो उसके कंठ में जो है कर्क रोग धर लेगा। इतना तरह का जो बीमारी, आप सोचिए कि सेकेंड फेज ऑफ कोविड जो है शुरू हो गया है फ्रांस में, इटली में, कई जगहों पर सेकेंड अटैक कर दिया है। हम लोग के यहाँ तभी पहले अटैक में पचार रहा है, अब आप सेकेंड अटैक शुरू हो गया। पहले अटैक में जितना मार दिया, आप सेकेंड अटैक में जो बचा है उसको मारेगा। तो माल्थस का नियम जो है वो फिर से जनसंख्या नियम को कंट्रोल बेकार सिद्धांत है। आज वही चीज सामने आ रहा है। तो कहता है कि वो डॉलर का जो आना जाना है अंदर, वो ठीक सोच रहे हो तुम। वो डॉलर जो ला के हम लोग को दे रहा है, तो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ काम से सोच रहा है कुछ और। इतना बड़ा बाजार है, इतना लगा दिया हम लोग के बाजार पर कि बाजारे घटना शुरू हो गया जी। अब हम लोग का तो मुख्य बाजार ही है। अब कोरोना का डेथ से बाजार का संख्या जितना हिसाब से घटा है, उतना नॉर्मल वे में कभी नहीं घटता। कभी नहीं। तो ऐसा मौत हो रहा है, संख्या में लोग नाप रहा है और बुझा नहीं रहा है, लेकिन भीतर भीतर एकदम छा गया है पूरे भारतवर्ष में, और संसार में नंबर 2 कंट्री पर पहुंच चुका है। चला गया जी सर। हम लोग जो है उसको भी हराने में लगे हुए हैं। उसको भी हरा देंगे अमेरिका को हरा के ब्राजील तो हार गया सर। सर चाइना में कंट्रोल है या फिर वो वैसे झूठ बोलता है? है। मरने का रेट 1 2 इस तरह से आता है, कोई दिन नील भी रहता है। ज्यादा भी होगा तो मीडिया बैन है ना, वहाँ पे नहीं दिखाता है। वही तो बात है, सच्चाई भी नहीं है, क्या सच है कि छिपाता है, सच्चाई बाहर आती नहीं है ना सर, इसके लिए बहुत छिपाता है। हाँ फिर भी लेकिन स्थिति अच्छा होगा यहाँ से। सेकेंड फेज जो शुरू हो रहा है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्या सर? सेकेंड झटका तो इंडिया के लिए बहुत खराब हो जाएगा, अगर फ्रांस पहले झटका इतना तगड़ा है। तो पहला झटका अभी पूरा पड़ा नहीं है और दूसरा शुरू हो गया वहाँ। इसका मतलब है कि साइकिल जो है ये चलावेगा ऐसा कि सबका ग्रोथ रेट प्रभावित कर देगा। हम लोग का तो अब सोचना ही नहीं, जब -24 वो हमसे कह रहा था कि सर मिसप्रिंट नहीं ना है, ताकि उसके ऊपर है 2, उसके ऊपर है 2 3 इस तरफ से है। एक बार झटका दिया है तो -24.9
हाँ 20। अब वो हमसे पूछने बार बार फोन कर रहा है कि सर माइनस स्प्रिंट नहीं ना है। अब हमसे उससे क्या भी ज्यादा पूछना? ही होगा। है उससे आज ज्यादा ही होगा, कुछ तो कम करके दिखाया गया है इसमें। जो सर ये कब तक माइनस जाएगा कोरोना सर? वैक्सीन जब जाएगा तक नहीं ना। ये आपको जिस तरह से पेट में कृमि रहता है ना, हर जी। आदमी के पेट में है, हम्म। तो अब उसी तरह से सबका शरीर उसी तरह से वायरस हो जाएगा। पहले आता था कि आंख में सबका आंख जलन होने लगा तो कहता था बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ आज 3 दिन में ठीक हो जाता था। आंख जो लाल हो जाता था, हाँ। हाँ अब नहीं। कंजक्टिवाइटिस। कंजरवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिव जो है वो भी वायरस से था। खाली देख लीजिए कि आपको हो जाएगा। अब बहुत बदमाशी से काला चश्मा लगाए रहता था, आपके सामने आवेगा तो उतार देगा, खोल लेता था। ताक देगा, दोबारा फिर पहन देगा। इतने फैल गया। तो अब कम होता है सर, अब नहीं देखने को मिलता है। अरे तो अब तो आ गया दूसरा वायरस हो गया, पूरा शरीर पर आ गया, ये हार्ट लंग्स पर आ गया। इसका पकड़ लंग्स पर है, लंग्स को लंग्स चोक्ड पे। कर, हाँ जी। वो आंख पर असर डाले हुआ था। उसका तो एक तरह का एगो ऑइंटमेंट भी बाजार में चला हुआ था, खोल के आंख में डाल लीजिए, 2 दिन 3 दिन ठीक हो जाता। तो कहता है कि डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई कर परिवर्तित हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जी सप्लाई कर है, डॉलर सप्लाई जो है डॉलर सप्लाई कांस्टेंट।
डॉलर डिमांड डॉलर डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? डॉलर का डिमांड बढ़ना, डॉलर का डिमांड घटना। डॉलर का डिमांड घटना, डॉलर का डिमांड बढ़ना। डॉलर डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब हुआ विदेश का सामान हमको पसंद है, विदेश की ही चीज को हम आयात करते हैं, विदेश की मांग बढ़ गई, विदेशी वस्तु की मांग बढ़ गई। जितने भी धनवान व्यक्ति हैं उनका सारा बाल बच्चा विदेश में पढ़ता है। ABCD पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड भेजता है। स्विट्जरलैंड भेजने से भी 26 लेटर ही ABCD का है। आप पटना में रह के पढ़ेगा तो भी 26 लेटर है, लेकिन पटना में पढ़ेगा तो धनवान व्यक्ति को पसंद नहीं है, उसको विदेश का ही चीज चाहिए। बहुत सारा चीज विदेश का, टेक्नोलॉजी अच्छा है इसलिए भी चाहिए, फैशन का अच्छा है इसलिए भी चाहिए, नॉलेजेबल चीज है इसलिए भी चाहिए। सबसे ज्यादा है मेडिसिन है या ऑपरेटस है, मेडिकल ऑपरेटस है। जापान का देखिएगा, स्टील का जो हड्डी में पहनाया जाता है, जापान का ही स्टील आता है, तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इसलिए इन सब कारणों से डिमांड बढ़ गया है। अब तक जो हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ये 70 साल का अवधि है, इस 70-75 साल में हम लोग पाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अच्छे तरीके से विश्व का विकास हो रहा था, और इधर आकर के उसमें प्राकृतिक बाधा उत्पन्न हो गया। कुछ तो अन्य तरह का भी बाधा है, नॉर्थ कोरिया का वर्चस्व या चीन का और अमेरिका का ट्रेड वार हो जाना, ये सब से कुछ डाइवर्सन हो रहा था। डाइवर्सन हुआ भी। यूएसएसआर ऐसा देश टूट गया और 15 छोटे छोटे देशों में बट गया जी। दूसरे का टूट गया तो दूसरे देश वाले को कोई पीड़ा नहीं हो रही है, क्या टूट गया। तो जस्ट सोचिए कि हम लोग 565 राजे रजवाड़े को मिला करके एक कंट्री बनाए, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जरा सोचिए कि 565 जब रहा होगा तो देश में चलना मुश्किल था। पटना से चलिएगा और जहाँ भोजपुर पहुंचिएगा तो भोजपुर का महाराजा को टैक्स दीजिए, बक्सर का महाराजा को टैक्स दीजिए। आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा कश्मीर कहते हैं काशी का राजा जो है, बनारस का राजा, उसको टैक्स दीजिए। उससे आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा अवध, प्रयागराज और अवध। आगे बढ़िएगा अवध आ जाएगा, अवध का राजा को दीजिए। आगे बढ़िएगा लखनऊ तो उधर बादशाह किसी का है। इस तरह से इतना टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था कि हर जगह जो है पास करने के लिए, आपको ट्रेड करने के लिए सब जगह चुंगी देना पड़ता था। वो अंग्रेज आया
जो खराब काम किया, एगो काम अपने ही लिए किया कि रेलवे लाइन बिछाया, और 3 कंपनी आई 1800 कब आया 1600 में ना 1653 जी। 1853 में रेलवे वाला लोग आया था। रेलवे 1853 में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। रेलवे का बोल रहे हैं, रेलवे 1853 का बोल रहे हैं 1853, 1854, 1856, 3 गो कंपनी आई। और 3 कंपनी 1856 में 3 कंपनी थी, और 1900 ईस्वी का आंकड़ा देखिएगा तो 33 कंपनी हो गई। सब अंग्रेज का सेठ सब जो है यहाँ अपना व्यापार खोले हुआ था। चूंकि अंग्रेज का राज था तो जमीन हड़पना एकदम आसान था, मामूली पैसे की जमीन हड़प लिया। आजकल उतना जमीन प्राप्त करना मुश्किल है, जितना जमीन रेलवे के पास है वो जमीन का दाम गिनने योग्य नहीं है, इतना ज्यादा है। और उसको लेने के समय में सेठ साहूकार, जो अंग्रेज सेठ साहूकार था वही मालिक था। अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार भी चाहती थी कि इंग्लैंड का सेठ साहूकार आके यहाँ व्यापार करे, रेलवे लाइन बिछाए। रेलवे की नीति पढ़िएगा भारत का उस समय का, तो स्वतंत्र व्यापार के तरह से प्राइवेट सेक्टर में रेल का विकास हुआ। और रेल के विकास होने पर कहता था कि अगर लॉस होगा तो सरकार, भारत अंग्रेज सरकार जो है उसको बहन करेगी। लॉस होगा तो अंग्रेज की सरकार बनकर, प्रॉफिट होगा तो आपका। इस शर्त पर प्राइवेट सेक्टर वाला आकर के इंग्लैंड से इन्वेस्ट करता था। उस जमाने में उसको 4% इंटरेस्ट दिया जाता था। जो कैपिटल लगा रहा है उस पर अंग्रेज की भारत सरकार जो थी, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, वो 4% इंटरेस्ट देती थी। काफी कमाया, काफी लूटा, इंडिया को लूट के एकदम इस कगार पर ला दिया कि छोड़ के जब गया तो हम लोग के पास कर्जा के सिद्ध सवाया और कुछ बच नहीं रहा था, पूरी तरह कंगाल हो गया और देश को कंगाल कर दिया। हांगकांग को देखिए विकसित किया। हम लोग के प्रति उसका क्या अप्रोच था कि इंडियन को आदमी समझता ही नहीं था, उसको इंडियन कहता था और डॉग से तुलना करता था। तो ये स्थिति थी। लेकिन हम लोग यहाँ पता नहीं हम लोग का नस्ल किस तरह का है कि हम लोग कोई देश के प्रति प्रेम की भावना जो है ये जगता ही नहीं। इतना दिन से गुलाम हम लोग रह गए ना कि भीतर से उस तरह का जोश नहीं है, और यही कारण है कि बराबर से हम लोग धोखा खाते रहे। कहता है कि डिमांड फॉर डॉलर जो है, सप्लाई ऑफ डॉलर कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड फॉर डॉलर जो है तरह तरह के जरूरी काम के लिए भी और दूसरा आदत से भी, हैबिट्स। अभी देख भारतवर्ष में KFC का पूरा चेन खुल गया है। KFC जो है केंटकी चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC। केंटकी जो है ना वो अमेरिका में एक जगह है, वर्जीनिया नीचे, वर्जीनिया से डाउन में है, और वही से शुरुआत इसका हुआ। आज पूरे विश्व में इसका चैन फैला हुआ है। कोका कोला देखिए 127 कंट्री में, गर्मी हो या जाड़ा हो, ऑलवेज इसका ऑन रहता है। पहाड़ पर चले जाइएगा तो वहाँ इसका कोका कोला या थम्स अप बिक रहा है, और वहाँ कहीं भी चले जाइए, कहीं भी। सर झारखंड गए थे एकदम दूर दराज, वहाँ भी लेज और ये कोल्ड ड्रिंक्स। गांव में भी चला जाइए, गांव में भी है, लस्सी छोड़ दिया लोग, ये पी रहा है सब। दूर देहात सब जगह ही लोग पहुंच गया गांव में है। लस्सी छोड़ दिया पीना।
छोड़ दिया लस्सी शरबत, अब यही पीता है। शादी में मैटर ऑफ इंटीग्रिटी समझता है अपने आप को। सर्व करने के बाद शादी में बड़ा बोतल ले आएगा बहुत सारा गांव में ऑनर समझता है कि हाँ, बाराती भी बोलेगा कि ठंडा कोको कोला ना है ऐसा है हाँ, गांव में। ये विज्ञापन के कारण इतना फैल गया है। लोगों के विज्ञापन। दिमाग में जो देसी चीज है उसको पूरी तरह से हटा के उसके दिमाग में भर दिया ये विदेशी दिमाग को विदेशी चीज, और वो बिल्कुल खराबी करता है बॉडी के लिए। कोई समझता ही नहीं है इस चीज को। अब शादी में ठंडा उसको लस्सी देंगे तो कहेगा अरे कुछ नहीं दिया, कोका कोला नहीं रखा, थम्स अप नहीं रखा गर्मी के टाइम में। तो वो बहुत ही मांग करता है गांव में भी। हाँ, गांव गांव एकदम दुकान है इसकी खुली हुई है। पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, ये सब बहुत मिलता है बहुत। तो अब वो सब चीज हम लोग के यहाँ बनाने का कोई है नहीं। कंपनी जो हम लोग के यहाँ भी पहले बनाता था कुछ कुछ, लेकिन सब खत्म हो गया। लीची उची का आजकल बन रहा है, हाँ, लेकिन वो उसका स्टैंडर्ड उतना नहीं। सप्लाई चेंज नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, टाइमली नहीं मिलता है। देश के शादी ब्याह में गवर्नमेंट नीचे खोजली जाइए। कोका कोला में तो पानी है और उसका केमिकल है, तो उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 40 पैसा लगता है उसको बनाने में। हाजीपुर में जो कोका कोला फैक्ट्री था, इसका सर्वे करने के लिए हम लोग गए हुए थे कॉलेज से, तो वही बतलाया कि यहाँ का पानी बहुत मीठा है, इसलिए उसको साफ सफाई करने में खर्च एकदम कम है। और वही तमिलनाडु में जो कोका कोला प्लांट होगा उसमें कॉस्ट ज्यादा बैठता है। एक्सपोर्ट कॉस्ट के कारण वहीं पर बनाया, लेकिन उसका पानी ही साफ करने में बहुत पैसा लगता है। हाजीपुर वाला में पानी कोका कोला जैसा पानी चाहिए वैसा ही एग्जैक्टली पानी है, थोड़ा सा चेंज किया, साफ सुथरा किया, बना के पैक कर दिया। तो डिमांड का जो भी कारण है, विदेशी वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो हमारा जो है डॉलर के मूल्य में परिवर्तन होगा, और तब ये एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन होगा, चाहे एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन होगा। ये दोनों जो है घटना घटती है। तो इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परचेजिंग पावर दो देशों के करेंसी को बराबर करने के लिए कुछ वस्तुओं का बंडल बनाते हैं। इसको कहा जाता है बास्केट ऑफ गुड्स। गुड्स मान लीजिए, सपोज लीजिए ABCD 4 नाम है ABCD। ABCD इन वन बास्केट इक्वल टू ABCD इन अनदर बास्केट। एक बास्केट USA के लिए, एक बास्केट इंडिया के लिए। दोनों में ABCD है तो ABCD, लेकिन एक को देना पड़ेगा 105 रुपया और दूसरा देगा $1, क्योंकि $1 बराबर 105। बदले हुए परिस्थिति में $1 देगा तो 40 रुपए का ABCD जो है वो डाल के देगा। तो इस तरीके से ABCD वस्तु हुआ और डॉलर सप्लाई कांस्टेंट होगा, और परिवर्तन किस में होगा, तो डिमांड फॉर डॉलर। डिमांड फॉर डॉलर changing। Fluctuation, demand for dollar, fluctuation in हो गई हो आ? कहाँ? fluctuation in the exchange rate। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विदेशी मुद्रा की मांग
तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो सकता है। विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की परिवर्तन हो सकता है। किसी एक में परिवर्तन भी हो सकता है, किसी में दोनों में परिवर्तन हो सकता है। मांग पूर्ति में परिवर्तन के कारण परचेजिंग पावर पैरिटी परिवर्तित होता है, विनिमय दर परिवर्तित होता है। इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट कहते हैं। दैट्स ऑल। एंड ऑफ द मीटिंग। प्रणाम सर। ओके सर, गुड नाइट।